खान साहब की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि खान साहब अवाम का दर्द बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, विच इज़ गुड। लेकिन हमारी अवाम का एक दरीना मुतालबा ये है कि महंगाई ख़त्म कर दी जाए या कम कर दी जाए। और जब मिनी बजट की बात करें तो मुझे लगता है कि उस अंदाज में एक नया जो है अवाम के ऊपर महंगाई का बम गिराने की तैयारी की जा रही है। IMF की शर्त पर 350 अरब रुपये की टैक्स छूट ख़त्म करने के लिए तरमीमी बिल जो है वो ज़ेर गौर है। हुकूमत ने मिनी बजट के ज़रिए अवाम पर महंगाई का नया बोझ लाने की तैयारी कर ली है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अब अवाम भी सोच रहे हैं। नफास के बाद पेट्रोलियम मसनूआत और पैकेट दूध जैसे कि मक्खन भी है, पनीर भी है, खुश्क दूध हो जाए, गोश्त हो जाए, चॉकलेट्स हो जाए, कॉस्मेटिक्स हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाए, यानी तमाम घर की जो ज़रूरियात है ना उन समेत मुताद्दिद जो अशियाँ हैं वो महंगी हो जाएंगी। यानी मज़ीद अवाम की पहुँच से फैसल हम ये देखेंगे कि दूर हो जाएंगे और फिर अवाम का शिकवा मज़ीद बढ़ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सबसे अफसोसनाक बात, अद्वियात पर जो सेल्स टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है, इससे कितना ज़्यादा इफेक्ट होगा, इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी साहब। ज़ैदी साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर नया दिन। बताइएगा, 3 अरब डॉलर्स का सऊदी जो डॉलर्स का फ़ंड है वो भी आ गया है जो सऊदीया की तरफ से आया, लेकिन रुपए की बेकदरी जारी है, डॉलर ऊपर ही ऊपर जाई जा रहा है, नीचे क्यों नहीं आ रहा, क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। मैंने आपको शायद पहले भी कहा था कि मैं तो इस सऊदी अरब के पैसे की रिसीट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। रुपये की बेकदरी जो है वो इसलिए है कि जो पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो एक एक्सपेक्टेड से थोड़ा आगे चला गया है। दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान का जो मैटर है वो सेटल नहीं हो पा रहा है। और तीसरी बात यह है कि जो हमारे एक्सचेंज कंपनी वाले हैं और कुछ बैंक्स वाले हैं वो एक्सचेंज के मामलात में कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये 3 मैटर जो हैं वो पाकिस्तान के डॉलर को मैनेज नहीं होने दे रहे और इसका कोई ताल्लुक पाकिस्तान की इकोनॉमी के फंडामेंटल से नहीं है बुनियादी तौर पे। सही। अच्छा शब्बर साहब, एक तरफ हम देखते हैं कि डॉलर की ऊंची उड़ान है, दूसरी तरफ महंगाई हम देख रहे हैं कि बेकाबू है, बढ़ती चली जा रही, जैसे जैसे दिन गुजरता है रेट चेंज होते रहते हैं। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में क्यों नाकाम है? हमारी पॉलिसीज ऐसी अब बन चुकी हैं जिस पे शायद अमल दरामद करना अब काबू में नहीं रहा, इसलिए पॉलिसीज को चेंज करना अब जरूरी हो गया। इसकी 2 वजूहात हैं। देखिए, दो तरह के प्रोडक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। एक वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी इंपोर्ट बेस्ड होती हैं, जैसे पाम ऑयल है और पेट्रोल है और कुछ चीज़ें हैं, ये हमारी इंपोर्ट से रिलेट करती हैं। इसमें डॉलर की वैल्यू और रुपये की वो बहुत मुतासिर करती है। और दूसरी जो है वो है जिनका ताल्लुक इंपोर्ट से नहीं है, डॉलर से नहीं है, जैसे सब्जी है, गोश्त है। तो दूसरी वाली जो चीज़ है जिसमें जो कि डॉलर से रिलेट नहीं करती ना वो उससे रिलेट करती, उसके अंदर मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि हमारा मार्केट मैकेनिज्म फेल हो चुका है और मार्केट्स जो हैं वो सूबाई गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में हैं और वो मार्केट्स में जो प्राइसेस हैं और जो सप्लाई की और डिमांड की पोजीशन है उसको मैनेज नहीं कर पाती हैं और लोग अनड्यू प्रॉफिट कमा रहे हैं। और बेसिकली ये एक पाकिस्तान में ट्रेडर्स के और आड़तियों के माफिया हैं जो पाकिस्तान में हर गवर्नमेंट को नाकाम करने के लिए आगे चलते हैं। तो ये हो रहा है और गवर्नमेंट इसमें नाकाम है। वो ये समझ रहे हैं कि ये इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट से बढ़ा लेंगे। ये गलती पे गलती करे जा रहे हैं। इनको इंटरेस्ट रेट को कम करना होगा, मार्केट मैकेनिज्म को इम्प्रूव करना होगा। ये जो आज इस वक्त हम कर रहे हैं ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। ज़ैदी साहब, हुकूमत ने जो खाने पीने की अशिया पर सब्सिडी का ऐलान किया है, क्या सब्सिडी देने का तरीक़ाकार दुरुस्त लगता है आपको? देखिए, इस सब्सिडी पहुंच तो जाएगा पैसा थोड़ा बहुत, मगर ये कोई तरीका नहीं है। मैंने आपको शायद पहले भी एक दफ़ा कहा था, मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान में अब फूड स्टैम्प या राशनिंग की तरह हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट्स के साथ रहते हुए सब्सिडी देने का वो मकसद नहीं होता। जितना आप सब्सिडी देंगे वो इतनी प्राइसेस बढ़ा देंगे। फर्क क्या पड़ता है? देखिए, आपने अगर आलू प्याज पे सब्सिडी दे दी या किसी आटे पे सब्सिडी दे दी, वो प्राइस बढ़ जाएगी। तो ये जो है ना, ये मैकेनिज्म जो हम चला रहे हैं ये ठीक नहीं है। आपको अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में हालात इस वक्त ठीक नहीं है और प्राइसेस मैनेज नहीं हो पा रही है, तो आप या तो राशनिंग करें या फूड स्टैम्प अलाउ करें गरीब लोगों को। ये जो तरीका है, मैं इससे ज्यादा मुतासिर नहीं हूँ, मैं इससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखता हूँ इसके साथ।
ठीक सर, एक और चीज़ बताएगा, हुकूमत ने जैसे मिनी बजट तैयार कर लिया और कहा जा रहा है कि अब अवाम पे बम गिराने की तैयारी शुरू हो गई है। टैक्स इस्तिस्ना वापस लेने से हुकूमत को मैक्सिमम 350 अरब रुपए हासिल होंगे। गवर्नमेंट के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? कितना मुआविन, मददगार या किस ट्रैक पे अब ले जाएगा हमारी इकोनॉमी को? देखिए, इसमें मैंने जो अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसमें कोई मुझे ऐसा आइटम मौजूद नहीं नजर आ रहा जो पाकिस्तान में ज्यादा फर्क पड़ेगा। सिर्फ एक आइटम पे मुझे थोड़ी परेशानी है, वो है मेडिसिन्स। अगर मेडिसिन्स के पैसे इन्होंने सेल टैक्स को विड्रॉ किया तो ये एक, जिसे कहते हैं ना, गुना बेलज्जत होगा। इनको पैसे कुछ नहीं मिलेंगे और बदनामी बहुत ज्यादा होगी कि जी आपने दवाओं पे, गरीब आदमी की दवाओं पे सेल टैक्स लगा दिया। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि मेडिसिन को निकालें। बाकी अगर 100, 200, 200, 250 बिलियन का सेल टैक्स है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मिनी बजट नहीं है, ये एक थोड़ी सी करेक्शंस है, मगर मेडिसिन को पाकिस्तान जैसे एनवायरनमेंट में एटलीस्ट एसेंशियल मेडिसिन पर सेल टैक्स नहीं होना चाहिए बेसिकली। अच्छा शबर साहब, जो शरह सूद है उसमें इजाफा हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ता जा रहा है, आमदन के ज़राए बढ़ने के बजाय महदूद होते जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या राय रखते हैं? शरह सूद में जो इजाफा हुआ है वो मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये एक बुनियादी तौर पे गलत फैसला है और ये गलत फैसला पाकिस्तान को बहुत देर दूरदर्श तबाही की तरफ ले जाएगा। और मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो आम आदमी है उसके लिए तो मुश्किलात बढ़ रही है ना, कम तो नहीं हो रही। तो जब मुश्किलात बढ़ेंगी तो ये तो चीज़ें नहीं है। ये जो बात, ये सारा कुछ जो कुछ कर रहे हैं ना बुनियादी तौर पे, वो सारी वो चीज़ें कर रहे हैं जो किताबों में लिखी हुई हैं। ये ग्राउंड पे नहीं जा रहे हैं। ये सारी बातें जो हो रही है ना, ये सारी जो चीज़ें कहने को बयानात आ जाते हैं कि महंगाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आपने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, इधर से लोगों को बिठा दिया, उधर से लोगों, ये सब किताबी बातें हैं। इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और जो गरीब आदमी है, इसकी तनख्वाह 50,000 से कम है, वो बहुत सीरियस मुश्किलात में फंसता जा रहा है और ये किसी भी सियासी गवर्नमेंट के लिए अच्छा कोई पोजीशन नहीं आ रही है बेसिकली। सही सर, आपने ग्राउंड रियलिटीज़ का जिक्र किया। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ पे प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। खान साहब हमेशा माफियाज़ का जिक्र करते हैं कि मुल्क में माफियाज़ मौजूद हैं, चीनी माफिया हो गई या किसी और चीज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो हमेशा माफियाज़ का जिक्र ज़रूर आता है। आप चेयरमैन FBI रह चुके हैं, तो प्लीज़ आपकी नज़र में सबसे बड़ा माफिया जो कि इस वक्त हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा ही डैमेज कर रहा है, कौन सा है? सबसे बड़ा माफिया है वो बिजनेसमैन जो पाकिस्तान को कैश इकोनॉमी में चला रहे हैं और वो टैक्स भी नहीं देते और वो पाकिस्तान के हर तबके को करप्ट करते हैं। वो फौजियों को भी करप्ट करते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी को भी करप्ट करते हैं, वो बिजनेसमैन को भी करप्ट करते हैं, वो जराइम पेशा अफराद को भी करप्ट करते हैं। अनरेगुलेटेड, अनडॉक्यूमेंटेड बिजनेस पीपल इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस माफिया है और उनके पास शटर पावर है और वो किसी भी आदमी को, जितने भी रिटायर्ड जनरल होते हैं, वो जाके उन लोगों के पास एम्प्लॉय हो जाते हैं और वो एक अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का सर्कल चलाते हैं। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट उनके एम्प्लॉय होते हैं, रिटायर्ड सारे लोग उनके एम्प्लॉयज होते हैं। ये क्या कहानी है? किस मुल्क में ये सब कुछ होता है? जब ठीक है, जब ये आप इस तरह गवर्नमेंट चलाएंगे तो यही होगा ये जो हो रहा है। तो ये जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन एक बड़ा नोबेल कॉज होता है इस किसी मुल्क का। अगर वो डॉक्यूमेंटेड बिजनेसमैन है और ऑर्गेनाइज्ड बिजनेसमैन है, वो टैक्स दे रहा है तो वो फरिश्ता है और वो मुल्क का मसीहा है। बट एट द सेम टाइम अगर वो बिजनेसमैन है, वो टैक्स नहीं दे रहा और सारे फायदे ले रहा है, बिजली मुफ्त में दे रहा है और सब कुछ कर रहा है और उसके बाद वो लोगों को रिश्वत दे रहा है, फौजियों को इस्तेमाल कर रहा है अपने मकासद के लिए और इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो फिर सबसे बड़ा माफिया है। और उस माफिया को कोई बिजनेसमैन, कोई गवर्नमेंट टेकल नहीं कर सकती क्योंकि वो उनके फाइनेंसर होते हैं और वो बिजनेसमैन ही उनके कारोबार को उनके लिए फंड प्रोवाइड करते हैं जिसके बेस पर वो सियासत करते हैं, जिसके बेस पर वो हुकूमत करते हैं। तो ये जो माफियाज हैं, ये पाकिस्तान का सोशल ऑर्डर चेंज करेगा। इस तरह नहीं होगा। मेरा सिर्फ एक आपको कहना है कि आप पाकिस्तान में सिर्फ एक काम करें, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी को आगे बढ़ाते जाएं, सब चीज़ खुद ब खुद ठीक होती जाएगी। जहरी साहब, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, यू बीन वेरी लाउड एंड क्लियर अबाउट द मैसेज, पाकिस्तान की इस बदतर माशी सूरत हाल का सबसे बड़ा जिम्मेदार किसको समझते हैं? पाकिस्तान में जो जिम्मेदार है इसका, वो पाकिस्तान का वो मईशतदान है जो इंटेलेक्चुअली करप्ट है। वो मईशतदान है जो है
जो पाकिस्तान में टीवी में बैठ के PMLN वाला है वो PTI में तनकीद कर रहा है, PTI वाला PNL में तनकीद कर रहा है, PPP वाला तनकीद कर रहा है, वो मईशतदान इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हैं, वो अपने ज़हनी तौर पर माजूर हैं, वो ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान की इकनॉमी आज निहायत ख़राब हालत में है। हम सब मिलके ये एग्री कर लें कि पाकिस्तान की इकनॉमी ख़राब हालत में है तो हम इसे सही कर सकेंगे। अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि सारी इकनॉमी इसलिए ख़राब है कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो और रज़ाली साहब की करप्शन की वजह से ख़राब है, तो वो भी गलत है। यस, वो एक फैक्टर है। अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इमरान खान ने खराब कर दिया, वो भी गलत है। इसका मतलब है कि जो मरीज का इलाज है, आप सारा उसको हुआ है कैंसर, और कोई एक बंदा बोलता है उसको मलेरिया हुआ है, एक बंदा बोलता है उसको टाइफाइड हुआ है, एक बंदा बोलता है उसको फ्लू हुआ है। उस मरीज को कैंसर हुआ है, वो कैंसर का इलाज चाहिए, या तो उसको आप सर्जरी करें या उसकी रेडिएशन करें। और ये कैंसर उसको एक आदमी ने नहीं किया, ये कैंसर उसको पिछले 50 साल से हुआ है। तो ये बुनियादी काम ये है कि जो लोग पाकिस्तान के मईशतदान हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, वो ये एडमिट करने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत आज नहीं पिछले 50 साल से कभी भी मुस्तहकम नहीं रही है। अब जब आप ये फैसला करेंगे कि मुस्तहकम नहीं रही है तो सही करेंगे। अगर मैं ये बैठ के फैसला कर लूं कि 2018 तक बिल्कुल अच्छी थी, 18 के बाद खराब हो गई है, तो मैं भी फिर बेवकूफ हूं। अगर मैं ये फैसला करूं कि 18 से पहले बहुत अच्छी थी और पहले खराब हो गई है, ये गलत है। पाकिस्तान 1970 के बाद से कभी भी माशी खुशहाली या माशी करेक्शन की तरफ नहीं गया है। पाकिस्तान एक नाकाम रियासत की तरफ जा रहा है और इसको हमें सही करना पड़ेगा। सही करने की सिर्फ पहला कंडीशन ये होता है कि पहले आप ये एक्सेप्ट करें कि ये गलत है, और हमारी अनफॉर्चुनेट पोजीशन ये है कि हम ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि हम गलत हैं। शफर सैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे और आप अपनी यारा का इज़हार ख्याल कर रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कराची का रुख करते हैं। आर्ट्स काउंसिल में 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है वो इख्तिताम पजीर हो गई है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि मुल्क के 75 साला जो तालीम, सकाफ़त, अदब और दीगर जो चीज़ें हैं वो आवाम तक पहुँचाई जाएँ, आवाम को उससे आगाह किया जाए। तो फैसल मेरे साथी एंकर यहाँ पर गए, उन्होंने इसको कवर किया। क्या माहौल था वो आपको हम दिखाते हैं। हम तो एक अपनी शनाख्त चाहते हैं, सालिम हो तो कीमत पाते हैं। कहीं तो चक्की मोटा भी से मैदा कहीं बनाए। आगाज़ गुफ्तगू का कुछ इस तरह से हो कि तारीफ उर्दू की हर तरह से हो। उर्दू वो ज़बान कि जिसे याद कर लिया है आयत की तरह, कायम जो रहेगी रिवायत की तरह, मरने तलक रहेगी आदत की तरह। तो आदावर्ज़ है, जब भी किसी इमारत की पुख्तगी देखना हो तो ये देख लीजिए कि उसकी बुनियाद कितनी मजबूत है। आर्ट्स काउंसिल को मुश्किल वक्तों से निकालने वाले और फिर इस इमारत को तामीरी सतह पे भी और रूहानी सतह पे भी पुख्ता करने वाले और फिर इस उर्दू मेले की दागबेल डालने वाले हमारे साथ अहमद शाह साहब मौजूद हैं। अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने तारुफ में कोई कमी नहीं छोड़ी हो। नहीं, बहुत अच्छा किया। बस जहाँ रूहानी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसको हम इंटेलेक्चुअल अपग्रेडेशन भी कह सकते हैं। इस पूरे सफ़र को कैसे कूजे में बंद करेंगे? 20 साल हो गए और सारी कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ, सिवाय इसके कि मैं एक नौजवान था और अब उम्र आ गई है मेरे चेहरे पर भी। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमईन हूँ कि ये पाकिस्तान के सकाफ़ती इनकलाब का, हालांकि पाकिस्तान को 75 बरस हो गए और मुझे 20 बरस पहले ये मैंने सफ़र का आगाज़ किया, तो हाल बहुत ख़राब था और कराची का ख़ास तौर पे बहुत ख़राब था। और पाकिस्तान में भी कोई ऐसा नुमाइंदा अदारा नहीं था जहाँ पाकिस्तानी सकाफ़त को उस तरह से तरवीज दी जाती हो, पाकिस्तानी ज़बानों को, पाकिस्तानी कौमी ज़बान उर्दू को। तो 14 साल पहले मैंने आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस शुरू की। तो मैं समझता हूँ कि जो काम हमने शुरू किया था अभी सारे पाकिस्तान में फैल गया है। पाकिस्तान के 50 से ज़्यादा छोटे बड़े शहरों में अभी उर्दू कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और हम पर बहुत मोहब्बत का दबाव है कि इसका चैप्टर हम लाहौर भी लेके जाएं, इस्लामाबाद, पिशावर, कोयटा, गिलगित और कश्मीर। और इस साल से हम प्लान कर रहे हैं कि 4 दिन की ये कॉन्फ्रेंस है तो 2-2 दिन या 3-3 दिन हम प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स में भी करें और GB और वहाँ भी लेके जाएं।
पूरा हिंदुस्तान उजड़ा और पूरे पाकिस्तान से हिजरत हुई तो ये शहर आबाद हुआ। ये अदीबों, दानिश्वरों, फनकारों, मौसीकारों, गुलकारों का शहर है। तो मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ कि कोई मुसाबकत नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि लोग देख रहे हैं कराची की तरफ और आर्ट्स काउंसिल की तरफ। मैं आपको 14 साल से पहले अगर लेके जाऊँ, यूथ फेस्टिवल में तकरीरी मुकाबला, वो एक लड़का यहाँ पे और उसके बाद वो आज आपसे मुखातिब है, जो पहला नाम वहाँ पे और आज ये। तो जैसे आपने कहा कि ये अदीबों का, मौसीकारों का, शायरों का शहर है, एंकरों का भी शहर है। आप देख रहे हैं कितनी ही अच्छी बात है कि यहीं से सीख के आज कितने एंकर्स जो हैं वो टीवी पे खबरें पढ़ रहे हैं। अगर आपको याद हो तो वो सिर्फ तकरीरी मुकाबले नहीं थे, 12 मुख्तलिफ चीज़ों में मुकाबले होते थे। डिबेट में, क्विज़ में, मुसव्वरी में, फोटोग्राफी में, थिएटर में और बेतबाजी में। उनको रिवायतों को ज़िंदा किया और उसमें से सैकड़ों तुम्हारे जैसे इंतहाई टैलेंटेड नौजवान निकले। बहुत सी बच्चियां और बच्चे टीवी के लीड एक्टर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, सिंगर भी हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब। हमारी दुआ है कि इसी तरह उर्दू कॉन्फ्रेंस, आर्ट्स काउंसिल और आप दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करते रहें। थैंक यू सो मच। ना तारीख के शमशान की शब हो जैसे, या मुखलिस की कर जान बची तो आन गई। आर्ट्स काउंसिल की तरक्की से लेके आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की तरक्की तक एक खातून जिनका नाम नुमाया जगमगाता है, हुमा मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मैम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। कैसा महसूस होता है जब आप लोगों ने जिसको ब्रिक बाय ब्रिक शुरू किया, ईंट से लेके शुरू किया और अब वो मजबूत इमारत की सूरत में है, तो कैसा महसूस होता है? ये इस शहर के लिए और वतन अज़ीज़ के लिए बहुत ही खुशी और इम्बिसात की बात है। ये बाइस इज़्ज़ो इफ्तिखार है इस मुल्क के लिए कि आपकी कौमी ज़बान जो उर्दू है उसके फ़रोग़ के लिए एक ऐसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होता है जिसमें दुनिया भर से मंदुबीन तशरीफ़ लाते हैं और शमाए उर्दू के परवाने आपको चारों तरफ नज़र आ रहे होंगे। तो ये उर्दू जो है ये एक राब्ते की ज़बान है, ये मोहब्बत की ज़बान है, ये गालिब और मीर की ज़बान है, ये दाग और मोमिन की ज़बान है, ये नासिख की ज़बान है, ये जिगर और जोश की ज़बान है। और हमारे पाकिस्तान में बाकी जो दीगर ज़बानें बोली जाती हैं उनसे भी उर्दू का बहुत रिश्ता है। और इस कॉन्फ्रेंस में आप देखिए कि उन ज़बानों के हवाले से भी सेशन होते हैं और शायरी की जो मुख्तलिफ असनाफ़ हैं उन पर बातचीत हो रही है। बच्चों का अदब है, रसाई अदब है, सब पे बात हो रही है। मीडिया के हवाले से सेशन है, सोशल मीडिया जो कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा जिसकी अहमियत बढ़ती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें इस कॉन्फ्रेंस में हैं और मुझे तो लगता है कि ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है वो इस शहर का एक ताज जैसे होता है वैसी उसकी अहमियत है। और लोग जिस तरह से मोहब्बत के साथ, जोश खरोश के साथ आते हैं, शरीक होते हैं, वो इस बात का सबूत है कि ये शहर कराची इल्म दोस्त, फ़न दोस्त और सकाफ़त को उजागर करने वाला। हुमा मीर साहब हमारे साथ मौजूद थी और जैसे कह रही थी कि ये शहर कराची अगर शहरों की दुल्हन है, उरुसुल बलाद है, तो ज़ुबानों की मोहब्बत पे मबनी ये अदबी कॉन्फ्रेंस इस दुल्हन का गहना। कभी पानी पी लिया, कभी हुक्का पी लिया। असगर नदीम सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो बताइए तबीयत कैसी है और कॉन्फ्रेंस में आके तबीयत कितनी बहाल हुई? बहुत आला कॉन्फ्रेंस, बहुत 3-4 चौथा दिन है, आज तो आखिरी है। तो सेशंस हुए हैं और हर तरह का सेशन है, शायरी पे, फिक्शन पे, समाज पे, पॉलिटिक्स पे, सब बहुत अच्छे सेशंस हैं। और हम हमेशा आते हैं तो हमें सब दोस्तों से मुलाकात होती है, एक फेस्टिविटी है और एक कलर है और एक फ़िक्र भी है। तो सारे सेशन ने अटेंड किए। दो अभाम होते हैं, एक तो ये कि नौजवान नस्ल ज़बान की तरफ नहीं और दूसरी बात ज़बानों में आपस में कोई नफ़रत या तासुब है। इन दोनों असरात को ज़ाइल होते हुए देखा आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ तासुबात हैं जो रहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। सब मिलना चाहते हैं, सब ज़बानें मोहब्बत की हैं, सब एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, ये ख्वाहिश है। तो इस ख्वाहिश की वजह से मैंने नहीं कभी भी सुना, हमारी अपनी क्लास में कई ज़बानों के बच्चे होते हैं तो वो तो नहीं लड़ते, तो वो तो आपस में मिल के रहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, वो कुछ फोर्सेज हैं जो उन तस्सुबात को हवा देती हैं। और नई नस्ल की जितनी इस वक्त प्रेजेंटेशन देख रहे हैं ये तो बड़ी खुशाइंद है।
जाहिर है ये होता ही उनके लिए कि वो आएँ और देखें और सुने। हमारे शो के तवस्सुत से नई नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हैं इस आलमी कॉन्फ्रेंस और ज़बानों की मोहब्बत के हवाले से? पहली बात तो ये है कि जब ऐसे फेस्टिवल हो तो आएँ, घर ना बैठें। सबसे पहला पैगाम तो ये, ताकि आएंगे सुनेंगे तो उनकी तब्दीली होगी ना ज़हन में। तो सबसे बड़ी बात तो ये, किताब से रिश्ता रखें ताकि उनको पता हो कौन लिख रहा है, क्या लिख रहा है। बहुत थैंक यू। अनवर भाई, आप मेरी कॉन्फ्रेंस को सियासी रंग न दें। आप और आपके ख़ानदान ने पाकिस्तान को 75 बजर गुजारते देखा। अपने ख़ानदान और पाकिस्तान पे बात करें। शाह साहब, अपने ख़ानदान पर बात करते हुए अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी मेरे ख़ानदान ने क्या किया। जिन ख़ानदानों ने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में मशहूर किया, जिन ख़ानदानों की वजह से आज हम पहचाने जाते हैं, जिन ख़ानदानों की वजह से हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, उन पर बात करना चाहिए। अनवर भाई, वो कौन से ख़ानदान हैं? शाह साहब, भुट्टो ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान और फ़ौज ख़ानदान। अनवर भाई, ये अदबी कॉन्फ्रेंस है, गुफ्तगू का ताल्लुक अदब से होना चाहिए। शाह साहब, आप हमारी फ़ौज का अदब करते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर इसका मतलब है कि फ़ौज का ताल्लुक है अदब से। कितनी ही अच्छी बात है कि यहाँ पे हर एज ग्रुप के और हर तबका फ़िक्र के लोग मौजूद हैं। एक ऐसे ही खातून हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अलीज़े, कहा यह जाता है कि ये कॉन्फ्रेंस, उर्दू कॉन्फ्रेंस, यहाँ तो बुज़ुर्ग मुअम्मर अफराद और ये आते हैं, लेकिन आप यहाँ पे आई हुई हैं, तो जो यंग जनरेशन है उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? यंग जनरेशन को मैसेज देना चाहूँगी कि उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, पाकिस्तान की पहचान है, और पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में उर्दू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम लोग किसी सेमिनार में इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि हमारी तकारीर जो है वो उर्दू में हो, ताकि पूरी दुनिया तक इस बात का पैगाम जाए कि हमारे पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल की जो लैंग्वेज है इंग्लिश, उसको तो तरजीह दी जाती है, लेकिन हम अपनी ज़बान में बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप लोग आइए, हमारे सेशंस अटेंड कीजिए, क्योंकि सेशंस में पूरी दुनिया से आने वाले लोगों के पास नॉलेज का ख़जाना है, जो अपनी नॉलेज के साथ साथ अपने तजुर्बात भी शेयर करते हैं, जिससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सियासत का एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, कराची का, मज़हर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल। और यहाँ आके तो तबीयत वैसे हशाश बिशाश हो जाती है। आर्ट्स काउंसिल एक ऐसी जगह है, एक ऐसे शहर में कि जहाँ बिल्कुल आउटलेट्स ही ख़त्म हैं। आप ना सिनेमा है, ना कोई उस तरह की कल्चरल एक्टिविटी है। तो आर्ट्स काउंसिल ने पिछले 2 दहाइयों से इसको बिल्कुल बदल के रख दिया है। पहले भी एक्टिविटीज़ होती थी, लेकिन उस पैमाने पर नहीं होती थी। लेकिन अब जो सिलसिला चला है, ख़ासतौर से पिछले 14 साल से आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, उसमें पहले तो ज़ाहिर है भारत से भी लोग आते थे, लेकिन अब सूरत हाल है उसकी वजह से नहीं आए। लेकिन ये सिर्फ नाम उर्दू कॉन्फ्रेंस ज़रूर है, लेकिन ये सब ज़बानों सब सारी ज़बानें बोलने वाले लोगों के लिए इकट्ठा होने का, मुकालमे का एक ज़रिया है। आपने यहाँ भी थोड़ी देर पहले पश्तो सेशन भी सुना, इससे पहले सिंधी, हमारी सिंधी सकाफ़त के बारे में, बलोच सकाफ़त के बारे में, और सिर्फ सकाफ़त ही नहीं, सियासत भी, अदब भी, क्योंकि ये सब मिले हुए हैं, ये सब रिश्ते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो हम उनको अलग अलग कर लेते हैं, लेकिन अगर आप सहाफ़त में देखें तो सहाफ़त में अगर आप ज़बान के मामले में, चाहे वो लिखने वाली बात हो या बोलने वाली बात हो, उसमें अगर आप कहीं भी किसी भी तरीके से आपकी ज़बान में लफ्ज़िश होगी तो वो यकीनन नोट की जाएगी। तो मेरा ख़्याल है ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमें शायद उसका उस तरीके से अंदाज़ा नहीं है कि 4 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है, हज़ारों की तादाद में लोग मिलते हैं, बहुत से लोग यहाँ बुक स्टॉल भी हैं, सेशन भी अटेंड करते हैं। एक बात जो आपको शायद टेलीविज़न पे नज़र नहीं आती है, वो ये कि मकालमे में तहज़ीब का ख्याल रखा जाता है। मकालमे के दौरान जो है वो दलील से गुफ्तगू होती है, चीख व पुकार आपको नहीं किसी सेशन में नहीं नज़र आएगी। सख्त से सख्त सवालात भी होते हैं, और अगर कहीं किसी ने कोई इस तरह का सवाल किया तो उसको रोकने वाले भी होते हैं कि
बल्कि तहज़ीब के दायरे में रह के सवाल करें। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के लिए। उनको ज़रूर आना चाहिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा होता है, उन्हें पता चलता है कि लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन होता है। अदीब हैं, शायर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जर्नलिस्ट हैं, लॉयर्स हैं, हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ आते हैं। मेरा ख़्याल है ये ही कराची का, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अगर मैं इवेंट कहूँ तो ये लगता है। उर्दू अदब का ये मेला, और ना सिर्फ उर्दू अदब बल्कि मुख्तलिफ़ ज़ुबानों का ये मेला इस बात की गम्माज़ी करता है कि ज़ुबान में आपस में कोई तासुब, कोई नफ़रत नहीं है। ये सिर्फ उन चंद लोगों की वजह से है जो ज़बान को नफ़रत फैलाने का ज़रिया बनाते हैं। लेकिन ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस और इससे जुड़ी मज़ीद जितनी ज़बानों के सेशन हुए हैं इस बात की गम्माज़ी करता है कि उर्दू लड़ाने के लिए नहीं, उर्दू को गले मिलाने के लिए। कफन से काफ हटाना है, फ़न बनाना है, हमारा काम दुखन को सुखन बनाना है, फिर इसके आगे काम तितलियों के सुपुर्द, तुम्हारा काम तो बाग बनाने का मन बनाना है। उर्दू बाग सजा हुआ और ज़ुबान एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें जगह जगह फूल लगे हुए हैं और फूलों के आशिक ये भंवरे पूरे शहर कराची क्या, पूरे मुल्क पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया से इस 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। वो क्यों कहेंगे कि हम दोनों खैर से जी लें, हमारी जंग से जिनकी कमाई जारी है। वाह वाह। तो ज़बरदस्त फैसल, यकीनन मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी जिसे आप बार बार जिक्र करते हैं ना, उर्दू ज़ुबान का या मुख्तलिफ़ दीगर ज़ुबानों का। मैं कहती हूँ कराची वो ज़मीन है जहाँ पर आपको हर ज़ुबान मिलती है और हर ज़ुबान की, जैसे हम कहते हैं ना, कि एक अलग ही बैकग्राउंड है और आपने कितना इंजॉय किया होगा यहाँ पर। अच्छा महक, पता है बात क्या है कि ज़ुबान को किसी ख़ित्ते से जोड़ देना एक बड़ी गलती होती है, क्योंकि ज़ुबान बोली कराची में जाती है, ज़ुबान बोली कराची में जाती है, लेकिन इसकी तरवीज लाहौर में होती है। और जिन बुनियादों पे नफ़रतें बोई गई हैं दो शहरों या दो ख़ित्तों में रहने वालों के बीच, उनको भूल जाना चाहिए। ये देखना चाहिए कि अगर परवान चढ़ी है उर्दू कराची में तो परवान चढ़ाने के ज़िम्मेदार लाहौर वाले हैं। कराची की अगर बात करें, एक ऐसा नौजवान जिसकी 1 साल पहले ट्विटर पर मुहिम हुई शुरू और वो मुहिम अब एक तहरीक बन चुकी है। नौजवान का मकसद था महंगाई और कोरोना के इस माहौल में किताब पढ़ने को फ़रोग़ देना, और सिंध रीडर्स के हैशटैग से महक इस मुहिम का आगाज़ किया है और लोगों से अपील की है कि इन्हें किताबें भेजें ताकि वो किताबों में दिलचस्पी रखने वाले लोगों और लाइब्रेरीज़ को किताबें भेज सकें। और कितनी अच्छी बात है महक ये कि शुरू में जब कोई रिस्पॉन्स, कोई रद्दअमल नहीं मिला तो इस नौजवान ने अपनी ही जेब से किताबें ख़रीद कर लोगों को भेजना शुरू कर दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों का एतमाद पैदा हुआ। लोगों ने ना सिर्फ किताबें बल्कि रकम की सूरत में भी मदद की और वो ना सिर्फ अब कराची बल्कि दीगर शहर की लाइब्रेरीज़ और लोगों को भी किताबें ये भेजने लगे और यही हमारे साथ भी मौजूद है। बिल्कुल, संजय हमें ज्वाइन कर चुके हैं, संजय राजा। संजय, बेहद शुक्रिया, आपने एक मुहिम का आगाज़ किया और हमें पता है कि सोशल मीडिया पे फ़ौरन से कोई चीज़ जो है ना इतनी वायरल नहीं हो जाती। ये 10 में से कोई 3-4 चीज़ें ही होती हैं जिनको आपको फ़ौरन से हाइप मिलती है, अदरवाइज़ आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये हैशटैग सिंध रीडर्स जो हम आज देख रहे हैं और माशाल्लाह इतनी कामयाब आपकी मुहिम है, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि इसको शुरू करने के पीछे माइंडसेट क्या था आपका? जी बस ये एक्चुअली जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो हर कोई जो है घरों पे मैसूर था और शदीद लोग अपने माली मसाइल और समाजी मसाइल की वजह से डिप्रेशन का भी शिकार थे। क्योंकि मैं सोशल वर्क तो पहले भी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में करता रहा था, तो फिर मुझे एक दिन ख्याल आया कि क्यों ना लोगों को किताबें दी जाएं, घर पे पहुंचाएंगे तो उनका वक्त भी अच्छा गुजरे और यूं उनके इल्म में भी इजाफा हो। और मैंने एक स्टडी की है कि हमारे सोसाइटी में ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो है ना रीडिंग कल्चर नॉन एकेडमिक बुक्स का बहुत कम था। तो एक ख्याल आया मुझे कि फिर मैंने किताबें देना इंडिविजुअल्स को स्टार्ट की, लाइब्रेरीज को स्टार्ट की
तो लोगों के दहलीज पे मैं घर पहुंचाता था किताबें। ट्विटर के जरिए मैंने सिंध रीड्स एक हैशटैग के नाम से स्टार्ट किया। पहले तो मेरे ज़हन में था कि मैं सिंध और बलूचिस्तान को फोकस करूंगा, मगर ट्विटर पे स्टार्ट करने के बाद मुझे हर जगह से जो है ना रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई। तो फिर मैंने पूरे पाकिस्तान में किताबें देना शुरू की। तो अब मैं कोई 2000 से ज़्यादा किताबें दे चुका हूँ, जिसमें बलूचिस्तान, सिंध और अपना एक्स फाटा की लाइब्रेरीज शामिल हैं, स्कूल्स शामिल हैं, और 400-450 के करीब इंडिविजुअल्स शामिल हैं। और उनमें ज़्यादातर वो इंडिविजुअल्स हैं जो ख़रीद नहीं पाते, जो अफोर्ड नहीं कर पाते किताबें। फिर उनको जब हमारी तरफ से किताबें मिलती हैं वो बड़े खुश होते हैं और अपना इल्म का सफ़र वो आगे बढ़ाते हैं। तो ये सिलसिला इस तरह चल रहा है अल्लाह के करम से। अच्छा संजय भाई, ये बताएं, अभी भी आप इसी काम में जुटे हुए हैं और गालिबन लाड़काना पहुंचे हुए हैं यही बुक्स देने के लिए, ऐसा ही है? लाड़काना तो मैं अपने ज़ाती मकसद के लिए आया हुआ हूँ। मेरी रहाइश अब तो कराची है, मगर मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरी गाड़ी किताबों की जो है ना डिग्गी भरी रहती है। तो जहाँ भी कोई दोस्त मिल जाता है तो मैं उसको वहाँ किताबें दे आता हूँ। जैसे मैं कुछ महीने पहले कोयटा गया हुआ था घूमने के लिहाज से, तो अपनी डिग्गी भर के ले गया था। फिर रास्ते में खुशदार आया था, मैंने वहाँ किताबें दी थी, वद में किताबें दी थी। फिर कोयटा में डॉक्टर जो है एक लाइब्रेरी है 8 अगस्त शोधा की, डॉक्टर लाल खान काकड़ उसको संभालते हैं, और मैंने वहाँ किताबें दी थी। फिर जब मैं वहाँ से वापस निकला तो कुछ और किताबें मैंने कोटा से खरीद ली, तो फिर वो मैं ले आया कराची। तो फिर कराची से इस्लामाबाद भी किताबें भेजी हैं। बहुत सारे जो स्कूल चल रहे हैं और उनको बच्चों की किताबों की ज़रूरत होती है, तो उनको भी मैं किताबें यहाँ से भेज देता हूँ कराची से। ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आप हमारे साथ मौजूद थे और ये जो आप काम कर रहे हैं जगह जगह लोगों में इल्म बांटना, हर एक का अपना तरीका होता है और आपने मुनफरिद तरीका अपनाया है, थैंक यू सो मच। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जब हाजिर होंगे तो कैसे भूल जाएं हम कि हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनके आगे मुसीबतों के पहाड़ भी होते हैं तो वो सर कर जाते हैं। मुसीबतों के पहाड़ जब सर कर जाते हैं तो ये जो हकीकी पहाड़ हैं ये इनके लिए क्या चीज़ है। हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनके अंदर हिम्मत है कुछ करने की, कर दिखाने की। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने हाल ही रागा पोशी, जो कि बड़ा खूबसूरत पहाड़ है और बड़ी खूबसूरत चोटी है, उसको सर किया। याद होगा आपको कि वहाँ पे जो उनके साथ फॉरेनर आए थे उनके साथ एक इशू हो गया था, बट देन ना सिर्फ उन्होंने उनको रेस्क्यू किया बल्कि ख़ुद भी इसको स्केल किया, रागा पोशी को 7788 मीटर्स अबव द सी लेवल, और अब वो एक मज़ीद बड़े टारगेट की तरफ जा रहे हैं। तो नन अदर देन वाजिदुल्लाह नगरी हमारे साथ मौजूद है। वाजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप तशरीफ़ लाए हैं वह कराची, और बताइए सबसे पहले कि देखने, हमें तो पता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, ज़रा देखने वालों को बताएं कि अब अगला कौन सा पहाड़ है जिसको सर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, समा ने मुझे यहाँ पे बुलाया। तो बाकी दूसरी बात ये कि समा का पुराना कर्ज़ भी है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके एक रिपोर्टर है मंजर भाई गिलगित के अंदर, तो 2017 में जब मैं क्लाइम कर रहा था गोल्डन पीक, तो उसके टॉप पे जब निकला तो मुझे सिग्नल मिले, तो वहाँ से मैंने उनको कॉल की कि मेरा ये समिट हो गया। तो सबसे पहले आप लोगों ने ब्रेक किया था, उसके लिए भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और सलूट मंजर भाई के लिए। तो वाकई सर अल्लाह का शुक्र है। ये रकापोशी का तो आपने बता दिया, रकापोशी एक मेरा ख्वाब था कि मैं ये कर लूँ, तो अल्लाह ने मुझे मौका दिया, तो ये हो गया। इसमें थोड़ा बहुत मुश्किलात भी हुई, पाक आर्मी को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी हेल्प की मेरी वहाँ पे रेस्क्यू के हवाले से। तो बस चल रहा है सर। नेक्स्ट कौन सा करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह सर मैं कोशिश में हूँ कि नेक्स्ट मेरा K2 का प्लान बन रहा है सर, इंशाल्लाह बस दुआ कीजिएगा। काफ़ी मसाइल है, आपको पता है ये कोई आम शौक़ या कोई सस्ता शौक़ नहीं है, ये बहुत महंगा शौक़ है। तो इसके लिए हम निकले हुए हैं, यहाँ आए हुए हैं, डिफरेंट लोगों से बात कर रहे हैं, और बस उम्मीद आ गई है कि इंशाल्लाह सर हो जाएगा नेक्स्ट ईयर।
सही। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि जो कि आपने खुद का ना बड़ा एक्सपेंसिव शौक है, ये आसान भी नहीं है, चैलेंजिंग भी बहुत ज़्यादा है। अगर थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाऊँ, जब आपने ये चीज़ें स्टार्ट की थी, क्या आपने कभी सोचा था आप कोहपेमा बनेंगे? क्योंकि हम जब देखते हैं या हम जब सुनते हैं ना, वैसे ही डर जाते हैं कि तो इतना मुश्किल काम है, आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन चूँकि इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। जब आपने स्टार्ट किया था उस वक्त के चैलेंजेस क्या थे? हाँ बिल्कुल यकीनन। मैं कराची में रहता था, तकरीबन मैं 2007 में यहाँ से मैं शिफ्ट हो गया हूँ। गिलगित मेरी पैदाइश निगर की है, तो और शुरू से ही पहाड़ों पे हम रहते हैं और फैमिली जो है मेरा शिकार से रिलेटेड था, दादा अब्बू वगैरह सारे, इसलिए पहाड़ से हमें बहुत मोहब्बत थी। तो अब जब यहाँ से गया तो मैं और कोई काम मुझे नज़र नहीं आया। नए आने के बाद फिर मैंने ये टूरिज़म ज्वाइन किया। उसके बाद फिर मुझे ये क्लाइंबिंग नज़र आई। क्लाइंबिंग के अंदर फिर इसमें सीखना, अच्छा इसका गियर इकट्ठा करना, ये बहुत ही मुश्किल खेल था। तो इसके लिए फिर मैंने कुकिंग सीख ली। कुकिंग सीख के फिर एक्सपीडिशन के साथ, ट्रैकिंग के साथ चलना शुरू किया। फिर उन्हीं से सीखता रहा 2014 तक। बहरहाल मेरा 6000 भी हो गया। फिर इसी कुकिंग करते करते मेरा 7000 भी हो गया। तो फिर 2015-16 के बाद फिर मैं सारी चीज़ें कुकिंग वगैरह छोड़ के फिर डायरेक्ट मैं इस काम में आ गया। और अल्लाह का शुक्र है, अभी तक जो भी मुहिम जो की है, कोशिश की है, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है और अभी तक चल रहा मैं। अच्छा वाजिद भाई, मुझे ये बताएं, अब कि जैसे आपने ख़ुद तज़किरा किया कि एक तो ये एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा, ठीक है। हमने देखा था कि जिस वक्त ये नेपाली शरपाज आए थे तो कितनी ज़्यादा उनको स्पॉन्सरशिप मिली हुई थी। फिर उन्होंने K2 सर्दियों में कर लिया, रिकॉर्ड अपना बना लिया। उसके बाद फिर हम तो हर बार जब भी माउंटेनियरिंग पे बात होती है, अभी वर्ल्ड माउंटेन डे भी गुजरा है 11 को, तो हमारे जहन में जो है वो अली भाई का नाम आता है, अली सत्तारा का। वो भी इस चीज़ का शिकवा करते चले गए। फिर मेरी बाद में जो अगले जो 14 पीक्स करने जा रहे हैं हमारे सरवाज भाई, उनसे भी अक्सर बात रहती, तो वो यही शिकवा होता है कि यार इतना मुश्किल काम करते हैं हम, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिलती, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होती। मैं चाहूँगा कि आप ज़रा बताएं कि इसमें जैसे देखने वालों को तो हम ये कह देते हैं कि बड़ा एक्सपेंसिव है। मैं चाहूँगा एक एक डिटेल आप मुझे बताएं। वो जो स्पाइक वाले शूज़ होते हैं कितने के वो मिलते हैं? वो जो आप ऊपर जैकेट पहनते हैं, ऐसे देखने में लगता है कि कोई नॉर्मल चीज़ पफर जैकेट पहनी हुई है, लेकिन वो आम चीज़ नहीं होती है। तो मुझे ज़रा बताएं पूरी कॉस्ट कितनी लगती है एक आम पहाड़ को सर करने के लिए, और फिर कितनी ज़्यादा सपोर्ट आपको होती है गवर्नमेंट की या प्राइवेट भी? नहीं, इसमें मैं इसीलिए मैं निकला हूँ। अभी तक जितने भी क्लाइम्स हुई है, या तो फॉरेनर्स के साथ हुई है क्लाइम, या फ़ौज ने कुछ मदद की हुई है, स्पॉन्सर दी हुई है। बाकी हमारे मुल्क में इस तरह का कोई रवाज है ही नहीं। लोग नहीं जानते, लोगों को नहीं पता है, लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि हम लोग कौन हैं। मिसाल के तौर पे एक यूट्यूबर यहाँ एक अच्छी सी मूवी बना के डाल देता है तो उसको 50 लाख बंदा देख लेता है, उसका तो काम हो जाता है। हमें कौन जानता है? हमें कोई भी नहीं जानता है। तो इसीलिए हम सब निकले हुए, सर्दियों में, गर्मियों में पहाड़ों पे, सर्दियों में यहाँ आए हुए, लोगों को बताएं। अब नेपालियों की आपने बात की, नेपालियों को उनके जो जिस्म पे जो टैक्स लगे हुए होते हैं वो खाली टैक्स नहीं लगे होते, जूते से लेके टार्च तक हर चीज़ का, हर कंपनी का उनके पास लोगोज़ है, स्पॉन्सर उनको मिल जाता है। तो हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम सारी चीज़ें सरकार से मांगते हैं, गवर्नमेंट से मांगते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर से अगर कोई हमें हेल्प करे तो मेरे ख़्याल से सरकार की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा अल्लाह का दिया हुआ हमारे मुल्क में लोग, ऐसे कंपनियां हैं, ऐसे लोग हैं कि एक कंपनी ये सारी चीज़ें कर सकती है। आपने ज़िक्र किया जूतों का, किट का। मेरे पास जो जूता है 8 साल पुराना जूता है, सेकंड हैंड मैंने ख़रीदा है। तकरीबन 8 साल पहले मैंने ख़रीदा था 20,000 रुपये का सेकंड हैंड। वही जूता अभी इस वक्त मिल रहा है 2.5 लाख रुपए का। और जो सूट है वो इस वक्त जो नया अगर मैं लेना चाहूँ तो मेरा ख्याल 1100-1200 डॉलर का वो सूट बनता है। यानी एक एक चीज़, एक कैरबिनर जो है वो 2000 से लेके 15,000 तक मिल जाता है। तो टोटल अगर मैं अपने लिए सारी चीज़ें, सारे गियर, जूता से लेके सूट सब कुछ ले लूँ तो मेरे ख्याल से
8 से 9 लाख रुपए कम से कम उसके लिए मुझे चाहिए। ये तो सिर्फ केयर की आप बात बता रहे हैं, फिर खाना पीना के मामलात अलग होते हैं, फिर आपकी इंश्योरेंस वाली चीज़ें वो एक बिल्कुल अलग होती है, तो सब मिला के। लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि अब क्योंकि माउंटेनियरिंग में लोगों का भी बहुत रुझान बढ़ता जा रहा है, अब सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान नहीं, कराची लाहौर से भी बड़े, फैसलाबाद से भी बड़े लोग इसमें आते जा रहे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि ये भी तरक्की करे वाली स्पोर्ट भी, और दुनिया का नाम रोशन, दुनिया में आप अपना नाम भी, पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें। वाजिद भाई शुक्रिया बहुत बहुत, और जैसे कि ज़बान में कहते हैं जू जू यू जू, बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा समा का, मुझे टाइम देने का। शुरुआत करेंगे ज़रूरतमंदों के लिए मुल्क की तारीख के सबसे बड़े समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हुकूमत पंजाब के हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान हेल्थ कार्ड का इजरा कर दिया है। नया पाकिस्तान हेल्थ कार्ड पर 320 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। 2016 में ये मंसूबा सबसे पहले पख्तूनख्वा में शुरू किया गया था, जिसका दायरा अब पूरी आबादी तक बढ़ा दिया गया। यानी अब पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हर शहरी को सेहत के इंश्योरेंस की सहूलत दस्तयाब होगी। इन सूबों का कोई फ़र्द अगर सिंध में रह रहा हो तो उसे वहाँ भी ये सहूलत मैसर आएगी। सेहत कार्ड प्लस स्कीम के तहत मुल्क भर में 669 अस्पतालों को पैनल पर लिया गया है। एक ख़ानदान के तमाम अफराद के लिए सालाना 10 लाख रुपए रखे गए हैं। अमराज़ क़ल्ब, शरियान, हादसात की सूरत में इलाज, गुर्दे की पैवंदकारी, मसनूई बाजू या टांग लगाना, कैंसर, गुर्दे और मसाने की बीमारियां, डायलिसिस, छाती के सरतान की स्क्रीनिंग, न्यूरो सर्जरी और ENT समेत कई दीगर बीमारियों का इलाज सेहत कार्ड के ज़रिए हो सकेगा। मगर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से खुश नहीं है। वो PTI हुकूमत के नया पाकिस्तान हेल्थ कार्ड प्रोग्राम पर तनकीद कर रहे हैं। उनका इल्ज़ाम है कि ये प्राइवेट अस्पतालों को नवाजने का मंसूबा है। तो इस सब पे आपने देखी कि आवाम की राय क्या है और अपोजिशन क्या कह रही है। महक, हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं कि जिन्होंने इस चीज़ से फ़ायदा उठाया है, फैज़ुर रहमान साहब। सर इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ हुआ इनके साथ और किस तरीके से उन्होंने ये फैसिलिटी अवेल की। बिल्कुल फैसल, ताकि जो लोग हमें कैमरे के उस पर बैठे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एटलीस्ट उन्हें इतना आइडिया हो जाए कि अगर कोई तनकीद करे तो वो शायद तनकीद अब गलत है। तो फैसल, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। हमने जैसे कि जिक्र भी किया कि ये हेल्थ कार्ड सिस्टम जो है पंजाब के लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है। मैं चाहूँगी कि आप जो इसका प्रोसेस बिल्कुल स्टार्ट था कि जैसे आपने अप्लाई किया, आपको ये कार्ड मिला, ये किस तरह से शुरू हुआ था, प्लीज़ बताएगा, ताकि जो बाकी आवाम हमें देख रही है उनके लिए आसानी हो। क्या कोई पैसे भी लगे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नहीं, पैसे तो नहीं लगे, लेकिन मुझे चेस्ट में पेन हुआ तो मैं गया पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, जहन में जो आता है कि गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होते और ना ये फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। लेकिन वहाँ पे गया तो इट्स टोटली डिफरेंट। वहाँ पे गया तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया और मतलब कि उन्होंने सारे टेस्ट किए। फिर डॉक्टर ने कहा कि आपको एंजियोग्राफी करेंगे, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि क्या होगा ईको, और इसके बाद उन्होंने कहा कि आपका वाल का मसला है। तो जहन में आया कि ये अगर वाल का मसला है तो इस पर तो काफ़ी पैसे लगेंगे, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बताया कि नहीं, हम एंजियोग्राफी करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे क्या होगा। उन्होंने एंजियोग्राफी के दौरान ही स्टेंट डाल दिया और उस टोटली फ्री। मेरा सेहत कार्ड तो नहीं था, लेकिन नेशनल आईडी कार्ड था। उन्होंने कहा ये नेशनल आईडी कार्ड ही आपका ही सेहत कार्ड है, और वो बहुत आसानी तरीके से हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वहाँ पे उन्होंने सब कुछ फ्री कर दिया, एक पैसा भी नहीं लगा, और ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है। मैं 2 दिन वहाँ रहा भी, इवन जब डिस्चार्ज भी हुआ तो उस वक़्त भी उन्होंने मुझे साथ मेडिसिन भी दे दिए, तो ना पैसे कोई लगे और ना कोई प्रॉब्लम हुआ, ना कोई मसला पेश आया, और अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज गुड। और बहुत ही अच्छा ये एक फैसिलिटीज़ है आवाम के लिए और इस गवर्नमेंट की, और बहुत अच्छा सिस्टम है जी। अच्छा फैसल, एक और चीज़ ज़रा फरमाएगा, क्योंकि हम देखते हैं नॉर्मली स्पेशली जब दिल
की किसी बीमारी की बात होती है ना, तो एक बड़े से बड़ा हॉस्पिटल या एक कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी ना आपको लंबी तारीख देता है कि जी आप इस डेट पे हैं। वो तारीख या तो 6 महीने बाद की होती है या 8 महीने बाद की होती है, क्योंकि ये चीज़ मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। मुझे बताएं कि ये कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लाइक अगर आप जैसे आप बीमार थे, आप हॉस्पिटल गए, पहले डॉक्टर्स ने आपको कुछ कहा, फिर कुछ कहा, उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपका इलाज हो गया और वो NIC जो था आपका वही हेल्थ कार्ड था। तो ये टाइम कितना लगा कि आपको भी महीनों महीनों की तारीख मिली थी? जी नहीं, मुझे एक दिन प्रॉब्लम तो दूसरे दिन में जब डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने दूसरे दिन का टाइम दे दिया, बल्कि उसने तो उसी वक्त कहा कि इको और ECG के बाद कहा कि अगर आप अभी एडमिट हो जाएं तो हम आपका कल ही कर देंगे या शाम को कर देंगे। तो एक दिन ही इसमें लगा और दूसरे दिन उसने मतलब सुबह ही मेरा एडमिट भी किया और वहाँ पे एंजियोग्राफी भी किया और स्टंट भी डाल दिया। कोई उसमें तारीख नहीं दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इवन कि हॉस्पिटल ही बहुत जो जहन में आता है कि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होता है, ये भी एक गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। समझ नहीं आता कि यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है कि ये लोग कहाँ से आए, किस तरह आए। बहुत क्लीन और बहुत ही अच्छा स्टाफ है। इवन डॉक्टर्स और जितना भी स्टाफ है वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, अच्छा बिहेवियर है, लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं और अच्छा ही गाइडलाइन देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टाइम नहीं देते हैं और बहुत आसानी से सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे हो जाती हैं। फैज़ साहब, यकीनन बहुत ज़बरदस्त ये इक़दाम हुकूमत का अब इसलिए भी लग रहा है क्योंकि इसके जो डायरेक्ट अफेक्टी हैं, जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया है, आप वो इसकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। हमें बताइएगा क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि हुकूमत इससे पहले की जितनी भी हुकूमतें थी उनकी बराह रास्त गालिबन आवाम के लिए इस तरह के मंसूबे अगर आए भी तो वो इतनी जल्दी फ़ाल नज़र नहीं आए, लेकिन ये वाला सेहत कार्ड, क्या हुकूमत को पैगाम देना चाहेंगे इस तरह की और कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? मेरा तो ये है कि बहुत से लोगों को ख़बर भी नहीं हुई, इवन मुझे भी ज़्यादा पता नहीं था कि ये इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट की है। और जो जहन में आ जाता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होता है तो वो तो ना फैसिलिटीज़ देता है और टाइम पे टाइम देते हैं, कोई इतना वो नहीं होता है और ना इस तरह की सारी मतलब कि प्रोसीजर आसानी से हो जाता है। लेकिन इस गवर्नमेंट की ये जो मतलब कि फैसिलिटीज़ दी है आवाम के लिए, ये बहुत अच्छा है और खुश आइंद है। और मैं चाहता हूँ कि मतलब कि जो आवाम को भी ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि बेशक ऐसे इंस्टीट्यूट में जाए गवर्नमेंट की और वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ अवेल करें और एक छत के नीचे बहुत आराम से सारी फैसिलिटीज़ वो हो जाती है उसमें। पैदा हुआ हूँ, ये दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है इस शहर में। आप बौखलाहट का शिकार हो गए हैं, अपनी इस बौखलाहट को काबू में रखिए बिलावल साहब। जिनको आप दहशतगर्द कहते हैं, आप इन्हीं के पास चल चल कर आते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये बातें ना करें जो उनको पता नहीं है। जब वो पैदा होके जवान हो गए ना तो इन्हीं बिलावल भुट्टो के जो है वो जो वालिद साहब हैं वो इसी 9-0 दहशतगर्दों के अड्डे पे ये 2008 में वोट लेने आए थे। हम मेजॉरिटी में हैं, तुम लोग माइनॉरिटी में हो, माइनॉरिटी में रहोगे कभी फैसले नहीं करोगे। वजीर आला साहब का कल का जो बयान है वो इंतहाई तास्सुबाना है। जिसको फाशिस्ट उनकी तकरीर समझते हैं, जिसको ताज्जुब और कौम परस्त की तकरीर समझते हैं, इस पार्टी का मसला ये है कराची को ज़हनी तौर पर सिंध का हिस्सा नहीं समझते, सिर्फ करप्शन के लिए समझते हैं। कराची को उसका सिर्फ हक दिया जाए, कराची को किसी की जरूरत नहीं है। तो कराची को उसका हक दिया जाए। कराची के हक की बात बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन फैसल अगेन वही बात कि हक की बात करने वाले कभी कभी हमें ये लगता है कि पीछे हट जाते हैं। और जब कभी हक मिलना शुरू हो जाता है ना तो कराची वाले जैसे ही सुख का सांस लेते हैं, कोई नई चीज़ सामने आ जाती है और वो जो खुशी होती है वो खुशी दरमियान में ही रह जाती है। और फैसल, जब हम बात करेंगे कराची की तो यकीन करें दुख सा महसूस होता है कि पाकिस्तान का मुआशरी हब है, ये वो शहर है जहाँ पर मुल्क भर से लोग आते हैं और ये पूरे मुल्क को है, लेकिन इसके अपने हुकूक, यहाँ के लोगों के बुनियादी वसाइल उनको मिलते ही नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और नाइंसाफ़ी दर नाइंसाफ़ी फिर ये है कि वो पार्टी के जिसके नाम के आगाज़ में पीपल्स है, वो ही अवाम जो ग्रास रूट लेवल पर हैं उसकी नुमाइंदगी करने वाले बिल के हवाले से क्या कर रही है, अब ये भी हम आपको बताते हैं। सिंध हुकूमत ने कराची की बल्दियाती हुकूमत के साथ कर दिया एक और हाथ। बल्दियाती कवानीन के साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के कानून में तब्दीली करके
इसका कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लिया है। यानी मेयर कराची जो हैं वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के सिर्फ नुमाइशी डिविजनल चेयरमैन होंगे, क्योंकि सारे फैसले स्टीयरिंग कमेटी करेगी और स्टीयरिंग कमेटी के सरबराह सूबाई वज़ीर बल्दियात होंगे। स्टीयरिंग कमेटी ही बोर्ड के फैसलों की तौसीक, बजट की मंजूरी और कारकर्दगी की पड़ताल करेगी। तरक्याती स्कीमों की सिफारिशात भी यही स्टीयरिंग कमेटी करेगी। सिर्फ यही नहीं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के MD का तकर्रुर भी वज़ीर आला सिंध खुद करेंगे और निजी शोबे के किसी भी फ़र्द को MD मुकर्रर कर सकेंगे। इसमें काबीना का भी कोई इख्तियार नहीं होगा। ये तरमीमी कानून में ये वजाहत नहीं की गई है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से मेयर करे तो क्या करे। यानी अब कराची का कचरा भी सिंध हुकूमत के पास होगा, और क्यों ना हो, सालाना खरबों का मामला है भैया। तो 11 दिसंबर को सिंध असम्बली ने अपोजिशन के एहतजाज के शोर में सिर्फ बल्दियाती कवानीन में ही तरमीम नहीं की थी, बल्कि इसके साथ साथ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया था। तो ऐसे में अब क्या मामलात रहेंगे और किस तरीके से अपोजिशन जो है वो इस पे फैसला करेगी, ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि आवाज़ें हर तरफ से आ रही है, खा वो MQM हो, पाकिस्तान हो, खा वो PSP हो, खा वो जमात इस्लामी हो, PTI हो, सब के सब इसको अपोज तो कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब। फ़ारूक भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। अब मेयर के इख्तियारात 2013 के कानून भी नहीं है, आज भी नहीं है, इतना शोर शराबा फिर क्यों है? 2013 का कानून तो वैसे भी काला कानून था, इसमें कोई शक नहीं है, और उसने जो बल्दियाती निज़ाम का तस्वर है उसी को तोड़ मड़ोड़ कर रख दिया था और उसके वजूद को ख़त्म ही कर दिया था। सारे म्यूनिसिपल सर्विस के इख्तियारात ले लिए थे और ये आर्टिकल 140A की भी सरीहन नफ़ी थी। तो मैं समझता हूँ कि वो तो पहले ही काम कर दिया गया था, लेकिन अब ये इन्होंने जो किया, ये नया तरमीमी बिल आया 2013, ये मज़ीद इसने इस कानून को काला कर दिया, जिसके तहत जो माशरती या समाजी शोबे, सेहत और तालीम, अब्बासी शहीद अस्पताल है, उसमें कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज है, सुबराज मैटरनिटी हॉस्पिटल और तमाम इब्राहिम अली भाई KMC स्कूल जो कहते हैं, वो सारे के सारे सूबाई तहवील में दे दिए गए। अच्छा, फिर आई वॉश या आँख में धूल इस तरह झोंकी गई कि कहा गया कि नहीं, ओवरसाइट के इख्तियारात बल्दिया उस्मा कराची के उनको दिए गए। तो मेरा और हम सबका ये सवाल है कि ओवरसाइट का काम आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक उसूलन हुकूमत सिंध या सूबाई हुकूमत का होता है। बल्दियाती इदारे एग्जीक्यूट करते हैं, पॉलिसियाँ वो बनाते हैं, नाफिज वो करते हैं, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, रिक्रूटमेंट, लोगों की उनकी डे टू डे मैनेजमेंट वो करते हैं। और अगर वसाइल भी सूबे से आ रहे हों तो नासिर शाह और सईद गनी मेरे पास आए थे, इनके जो 2 वज़रा, मैंने उनको कहा था कि देखें, अगर आप वो वसाइल दे रहे हैं और डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं तो आप डेवलपमेंट के ओवरऑल सुपरविज़न में आप अपना एक कंट्रोल लें। आपके पास एहतसाब अगर आपको करना हो, उसका हिसाब लेना हो पैसे का, वो आप ले लें। लेकिन अगर आप पूरा का पूरे ये शोबे ले लेंगे तो अब वहाँ पर सिर्फ KMC का नाम बचा। पहले मास्टर प्लान लिया, सिंध बिल्डिंग जो KBCA की जगह सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बन गई। इसी तरह कराची वाटर सीवरेज बोर्ड ले लिया और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है वो बना के कचरा उठाने का इख्तियार भी 2013 के कानून में ले लिया। ये तो नुमाइशी तौर पर दिखाने के लिए मेयर को उसमें को-चेयर मैन जो है वो रख दिया है। तो मैंने इनको ये तजवीज़ दी, मैंने कहा कि फिर KMC का वजूद भी ख़त्म कर दें और KMC की जगह सिंध मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कर दें, जब सारी चीज़ें सिंध को चलानी, और कराची का नाम चेंज करके उसे भी सिंधियाची कर दें। फिर कराची का नाम भी कराची क्यों भाई, जब कराची का वजूद ही आपको पसंद नहीं है, सौतेली माँ से भी बदतर सलूक करना है, और आप ये कहते हैं कराची वाले, शहरों में रहने वाले महाजिर और सारे मजलूम और जो अपोजिशन की जमातें जिनकी नुमाइंदगी करती है वो कल भी अक़लियत थे, आज भी अक़लियत है, कल भी अक़लियत रहेंगे। तो चलें एक काम और कर लेते हैं कि फिर इलेक्शन, अगर इनको सिर्फ वोट लेकर वहाँ आके अपने मुंह पर उंगली रखनी है और वहाँ बोलना ही नहीं है, शहरों की नुमाइंदगी नहीं करनी और फैसला करने का सारा इख्तियार उनका है, इनसे ना मशावरत होगी, ना राय ली जाएगी, ना ये अपोजिशन की कोई आवाज़ उठाएंगे, ना अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर सकते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में कराची में इलेक्शन ही नहीं होने चाहिए और कराची की नुमाइंदगी ही ख़त्म कर दे सूबाई असम्बली से। सूबाई असम्बली सिर्फ सिंध के दही इलाक़ों की जो मसनूई अक्सरियत है, वहाँ की आबादी को जिस तरह दिखाया गया, कराची की आबादी को कम करके अंडर काउंट करते हैं,
अंडर रिप्रेजेंट करते हैं, अंडर फंडेड कराची होता है, तो फिर अब ये अंडर रिप्रेजेंटेड क्यों, ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन कर दें, ख़त्म ही कर दें। खस कम जहाँ पाके रोज़ रोज़ हमें क्यों मारते, रोज़ रोज़ क्यों कत्ल करते हैं, एक ही वक्त में पूरा कत्ल कर दें। फारूक भाई अगर ऐसे करेंगे तो ये यकीनन वो लोगों की नज़रों में भी आ जाएंगे, लोगों की नज़रों में तो अभी भी हैं। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल ही कह रहे हैं कि बिलावल के वालिद फारूक सत्तार से टोपी पहन कर गए थे और इशरतुल इबाद ने हंसी खुशी मेयर के इख्तियारात सूबाई हुकूमत को दिए थे। यकीनन ये एक बड़ी स्टेटमेंट है, आप क्या कॉमेंट करेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है, कतई ऐसा नहीं है। जो असल चीज़ नाफिजुल अमल है 2013 का, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल भी उस वक्त एमकेएम में थे और उस वक्त एमकेएम ने बॉयकॉट किया था, एमकेएम ने वॉकआउट किया था, एमकेएम ने प्रोटेस्ट किया था और इस बिल के ख़िलाफ़ वोट दिया था। तो एमकेएम कतई तौर पर 2013 के काले कानून के ना कोई उसका हिस्सा थी ना उसका पार्ट थी। हाँ, जहाँ जहाँ एमकेएम की गलतियाँ हैं, 2008 में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल जो KBCA ले लिया गया, तो उस पर हमें जिस तरह शोर करना चाहिए था, पूरी एमकेएम, उसमें इशरतुल इबाद या डॉक्टर फारूक सत्तार या किसी भी सीनियर का कसूर नहीं, पूरी एमकेएम जिसका मुस्तफ़ा कमाल भी बाकायदा हिस्सा थे। ये उस वक्त की किस्सा कहानी है जब KBCA SBCA बना था या KBCA ले लिया गया और वाटर बोर्ड ले लिया गया था। तो जब ये सारी चीज़ें ली गई थी तो पूरी एमकेएम उस वक्त थी और यही वो गलतियाँ हिमाकतें हैं जिसकी वजह से आज एमकेएम जो है वो ज़वाल पजीर है और इन्हीं गलतियों को की इस्लाह करनी है। लेकिन ये गलत है कि इशरतुल इबाद ने या किसी ने भी ये सारे इख्तियारात दिए थे, मैं इसको कतई नहीं मानता, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। और जो भी कुछ हुआ था वो पूरी एमकेएम थी और एमकेएम के बानी और कायद जिस तरह लंदन से एमकेएम को चलाते थे, वो सारा मामला भी, वो सारा तारीख़ का हिस्सा वो भी सबके सामने है। तो मेरे ख्याल में ये इस तरह कह के अपने ही किसी आदमी पे बद पास करना ये गलत बात है। अच्छा, ये कहना चाहिए कि अगर कोई जी फारूक भाई, ये माजी की तो हमने कर ली ना बातें। अच्छा, मुझे ये बताइए, ठीक है सारी बातें अपनी जगह, ज़रा कराची के जो लोग हैं, क्योंकि आपका पूरी दुनिया का एक्सपोजर है, मुझे बताएं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोकल बॉडीज़ के ये मामलात चलते हैं, उस मकामी हुकूमत के पास क्या क्या इख्तियारात होते हैं और वो किस तरीके से तरक्की करती है, और सिंध हुकूमत जो करना चाह रही है लोकल बॉडीज़ के साथ, वो कितनी बड़ी ज़्यादती है या फिर वो ठीक कर रही है, वो ज़्यादती नहीं अगर बाकी दुनिया में भी इसी तरह होता है? देखिए, यही तो है कि तरक्की याफ्ता दुनिया, अमेरिका, कनाडा, यूरोप के ममालिक या ऑस्ट्रेलिया, जापान की ये बात नहीं हो रही। तीसरी दुनिया के ममालिक, चाहे नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, मतलब उन ममालिक में भी, या फार ईस्ट के कंट्रीज़ हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, उन सब मुल्कों में बल्दियाती निज़ाम एक ख़ुद मुख्तार, एक बाइख्तियार, एक बावसीला और एक मौसर बल्दियाती निज़ाम कि जो रोज़मर्रा के शहरी, मकामी और बल्दियाती मसाइल हैं उसका हल या मैनेजमेंट बल्दियाती इदारों के पास, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल कमिटीज़ या टाउन कमिटीज़ या कॉरपोरेशंस के पास ये सारी चीज़ें होती हैं या यूसीज़ के पास होती हैं। तो मेरे ख्याल में हम में कोई सुरखाब के पर लगे, हम दुनिया से बिल्कुल अलग जो है वो ये 30 फारूक भाई एक आखिरी सवाल बस मुख्तसरन मैं चाहूँगा, क्योंकि आप गुफ्तगू माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत करते हैं। देखिए, अगर कराची वाले क्या चाहते हैं, काम होना। अभी वो बसें आप दें कि पीपल्स पार्टी दे कि वफाकी हुकूमत दे, बसें आ गई ना, चल गई, ठीक है। तो अभी पीपल्स पार्टी बल्दियाती उसमें कुछ भी करे, तरामीम, आप कुछ भी करना चाहें, कराची वालों को काम चाहिए। तो अगर पीपल्स पार्टी तरामीम करके वो काम करना चाह रही है कराची के लिए, तो फिर करने दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो करती है तो ठीक, नहीं करती तो फिर अल्लाह खैर सल्ला। देखिए, कंपटीशन मेयर के इलेक्शन का है। एडमिनिस्ट्रेटर पीपल्स पार्टी का मुर्तज़ा वहाब बैठे हुए हैं। मुर्तज़ा वहाब को इतने फंड्स दे दें सूबाई हुकूमत से, जो कराची का हक भी है, और चलें अपने आदमी के हाथ से दे दें। और अगर अभी बल्दियाती इलेक्शन कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, अगली मरदूमशुमारी से पहले होंगे, बाद में होंगे, उसका क्या होगा, डीलिमिटेशन के लिए इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, इलेक्शन कमीशन ने टाइम भी दे दिया। तो यार आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर के ज़रिए कंपटीशन में उतरें, काम करा के दिखाएं। अब्बासी शहीद अस्पताल को वो अस्पताल बनाएं जो डॉक्टर फारूक सत्तार मेयर थे उनके ज़माने में था, या मुस्तफ़ा कमाल जब मेयर थे उनके ज़माने में था, वो बना के दिखाएं। अगर वसीम अख्तर साहब के ज़माने में या खालिद मकबूल की सरबराही में तजुर्बा फेल हो गया, जो वसाइल भी मिले उसमें वो चीज़ें मैनेज नहीं हुई, कचरा नहीं उठा,
अस्पताल नहीं चले, कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज के असातिज़ा की, टीचर्स की सैलरी नहीं मिली, तो इसका भुगतान कराची वाले भुगतें और कराची वालों को उनके हर इख्तियार से, उनकी प्राइड से, उनके फ़ख्र से साल साल से वो अस्पताल जो वो चला रहे थे, जो उनके टैक्सों से बने हैं, और जो टैक्स मोटर व्हीकल प्रॉपर्टी जिस पे आप इतना अकड़ते हैं और अगर कुछ देते हैं तो एहसान करते हैं, तो ये भी आपका थोड़ी, ये भी कराची वालों का टैक्स है। और वही टैक्स से अगर आप सारी चीज़ें देते हैं तो कौन सा एहसान करते हैं? जो बसें मिली तो पीटीआई या पीएमएलएन जिसने भी दी तो वो कौन सा एहसान? ये खैरात दी जा रही है भाई। इनके दरमियान में तो आवाम पिस के रह गई फारूक भाई, लेकिन यहाँ पर ये है ना कि ऑपोजिशन को अगर हम देखें तो ऑपोजिशन पार्टी अदालत में भी चली जाती हैं, सड़कों पर भी आ जाती है, एहतजाज भी हो जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है, तनकीद भी बना दिया जाता है सामने वाले को। इसके बाद क्या ऑप्शन रह जाती है? देखिए 140A की पिटीशन मैंने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में दायर की। ये नस्ला टावर, ये दीगर चीज़ें, ये सारी चीज़ों का हल हो जाता अगर तय हो जाए कि किसका गरेबान पकड़ना है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर इस तरह एक्स्ट्रा ज़मीन दी गई, रेगुलराइज की गई, लीज, सब लीज, नक्शे पास, मास्टर प्लान ने अप्रूव कर दिया, सारी सरकारी दस्तावेज़ और असनाद हैं, फिर भी ये कहा गया कि वो गलत, तो गलती किसकी थी, किसने वायलेशन की और किसने ये ख़राबी की, उसका तायुन नहीं। तो किसी एक को, एक काउंसिल होगी केएमसी की, एक मेयर होगा, उसके अंडर में, उसके छाते में सारी चीज़ें, जो दुनिया का निज़ाम है। सही। हम अपनी कोई नया निज़ाम वज़ा कर रहे हैं, पता नहीं हम कहाँ की मखलूक हैं। तो मेरे ख्याल में सूबाई हुकूमत को ये सोचना होगा, आर्टिकल 140A की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरप्रेट कर दें तो पीपल्स पार्टी के ये सारे बिल, काला कानून 2013 का और ये जो मज़ीद काला और सया तरीन कानून है, ये भी कलअदम हो जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट उसकी इंटरप्रिटेशन कर दे। बहुत शुक्रिया फारूक भाई, थैंक यू सो मच। अब देखना ये ऊँट किस करवट बैठता है।